तो बच्चों हम लाइव आ चुके हैं। जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाओ क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सब बच्चों के लिए। इससे पहले बच्चों मैंने पार्ट 1 जस्ट इससे 1 घंटे पहले मैंने आपको करवा दिया था। यह हमारा पार्ट 2 होगा जहां मैं आपको आगे के यानी 25 से आगे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और मेन बात है बच्चों मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ये वीडियो आप सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइव आ जाओ, मैं देख रहा हूँ। आ जाओ सारे बच्चे लाइव आ जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों इस वीडियो में। आगे के हम सारे क्वेश्चन देखेंगे और मज़ा आ जाएगा आपको। जो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करवाने वाला हूँ, आपके लिए एक तरीके से ये मिरेकल नहीं वरदान कह सकते हैं कि भाई सर आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया। हालांकि आप और अच्छे से पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा, जो हिडन पॉइंट्स होते हैं ना बच्चों, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये लाइव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे बच्चे लिखो प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। मैं आपको बताऊंगा कुछ इस प्रकार का बच्चों आपका पेपर आएगा। आप पहला ही आपका एग्जाम है तो ये आपका कोई सीरीज नंबर होगा, ठीक है। यहाँ आपको रोल नंबर लिखना होगा, यहाँ पे सेट 1 2 3 में होगा और एक कोड नंबर लिखा होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाए तो हम वीडियो को शुरू कर देंगे। सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है बच्चों, इसका आपको ध्यान देना है। आ रहे हैं बच्चे। ओके ओके, हाँ बेटा पूरा पेपर करवाएंगे। इससे पहले हमने एक पेपर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से करवा दिया था। यह हमारा दूसरा पेपर होने वाला है जहां मैं पार्ट 2 का आपको करवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ सारे बच्चे लाइव आ जाओ एक बार। कल आपका एग्ज़ाम है, आज आपका 16 तारीख है, कल 17 तारीख है। आज दबा के वीडियोस देखना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, क्योंकि जो मैं आपको करवाऊंगा उसमें से ही इतना मान लो 80 नंबर का पेपर है ना बच्चों, तो इसमें से 60 नंबर आपके मैं पक्के करवा दूंगा। आप मेरा पार्ट 1 का वीडियो देखना और ये पार्ट 2 की वीडियो देखना, ठीक है बच्चों। चलो, आपका कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होगा कि भाई यहाँ पे 38 क्वेश्चन है, बस 20 होंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, 5 होंगे वो 2 अंक के होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे वो कितने के होंगे, 3 के, 4 क्वेश्चन होंगे वो 5 अंक के होंगे। कुछ इस प्रकार से बच्चों आपका पूरा पेपर बनता है। तो चलो पहला क्वेश्चन बच्चों हम देख लेते हैं। तो इससे पहले बच्चों हमने 24वां क्वेश्चन तक कर लिया था, सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिए थे। अब हम करेंगे 25वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 25वां क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एग्जाम में आता है। मैंने 2020-21 में नहीं 2018-19 में 10th पास किया था और मेरे पास भी सेम ये वाला क्वेश्चन बच्चों आया था। एज इट इज ये क्वेश्चन, समझ रहे हो, सेम क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आने का मतलब है कि आपके भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और यह हर साल, ये क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आता है। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में आखिरकार पूछा क्या गया है। तो बड़े ध्यान से पूछना देखना, क्योंकि मैं बहुत आराम से आपको एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। आपके टीचर जैसा पढ़ाते हैं उनसे 10 गुना बेटर आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चारों ओर ट्राइंगल ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। भुजाओं AB और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि दिया गया है। एरिया आपको दिया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को बच्चों इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब एक आपको दे रखा है ट्राइंगल, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC, भाई ये जो BD है और DC है, ठीक है। BD आपका कितना है बच्चों, ये 10 है आपका, और ये कितना है CD आपका 8 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। अब बच्चों हमें ये पूरा निकालना है और ये पूरा निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन का मतलब हम समझ चुके हैं। अब मैं आपको आंसर निकाल के दिखाता हूं किस प्रकार से आप निकालोगे। सबसे पहले देखो बच्चों, मैं एक सर्कल बनाता हूं। एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है। इसमें बीच में इसकी त्रिज्या होती है, आपको पता है ना, बीच से कहीं भी दूरी जाओ तो ये त्रिज्या, एक रेडियस बनता है। इंग्लिश वाले बच्चे रेडियस बनता है, हिंदी वाले बच्चे त्रिज्या बनता है। तो ये हमें कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो भाई ये त्रिज्या हम अगर सेंटर से
बीच से कहीं भी ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, तो ये कहीं भी जाएगा तो कितने सेंटीमीटर का होगा बच्चों? 4 सेंटीमीटर का ही होगा। ये चीज आपको मालूम होगी। उसके बाद अगर कोई भी लाइन हम खींचते हैं, जैसे एक सेगमेंट बोला है, एक रेखाखंड बोला है कि भाई यहां से हमारा एक रेखा चला गया है, तो ये रेखा, जो रेखा गया है, ये 90 डिग्री पर जाता है, हमेशा आपको पता होना चाहिए। इसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पर जाता है। अगर ये टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट, मान लो यहाँ पे एक लाइन खींचा और ये टेंजेंट, ठीक है, एक सर्कल से निकला हुआ या एक वृत्त से निकला हुआ एक टेंजेंट और उसी वृत्त से निकला हुआ दूसरा टेंजेंट अगर एक दूसरे के पास जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी ये वाला टेंजेंट इसके इक्वल होगा। अगर मैं इस प्रकार से कर दूं, तो ये वाला टेंजेंट इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एक वृत्त का ही एक ये रेखाखंड है और एक वृत्त का ही ये रेखाखंड है। इंग्लिश में बोले तो ये टेंजेंट है। इतना आपको समझ में आ गया। आप क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, एक ट्राइंगल दे रखा है आपका, उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा CD कितना दे रखा है? क्वेश्चन में बोल रखा है CD कितना दे रखा है हमारा? CD हमारा दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ये हमारा 8 है और ये हमारा कितना है बच्चों? ये हमारा 10 है। अगर ये वाला 8 है और ये 10 है तो ये देखो एक वृत्त है, इस वृत्त से एक ये टेंजेंट गया और सेम वृत्त से ये टेंजेंट जाके इससे मिल जाता है, इसका मतलब ये 10 होगा तो ये 10 होगा। उसी प्रकार से एक वृत्त से हमने एक ये टेंजेंट खींचा और उसी वृत्त से हमने एक ये टेंजेंट भी खींचा, इसका मतलब CD इक्वल में CF हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक वृत्त से दो टेंजेंट यानी दो रेखाखंड अगर हम खींचते हैं और वो एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसी प्रकार से यहां देखो, तो एक वृत्त से ये टेंजेंट गया और एक वृत्त से ये टेंजेंट गया, तो ये वाला भी इसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, इक्वल होगा। तो हमने एक को माना है x और दूसरे को ही मान लिया है x। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे करते हैं। चलो, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों? इसमें बोला है हमें AB निकालना है और AC निकालना है और यहाँ पे हमें एरिया दे रखा है। अगर क्वेश्चन में बच्चों हमें एरिया दे दिया है यानी क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल दे दिया इसका मतलब क्षेत्रफल से ही कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा, ठीक है। अब एक चीज आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, जब भी वृत्त से एक टेंजेंट या रेखाखंड जाती है, जैसे यहां से एक रेखाखंड जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, बिल्कुल सही है। एक यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, ये भी आपको पता है। उसके बाद एक यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा, एक यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा और यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये वृत्त से एक रेखाखंड यानी टेंजेंट जा रहा है और ये क्या बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो, अगर बच्चों हम इस वाले ट्राइंगल में जाते हैं, इस वाले त्रिभुज में जाते हैं EOB, अब देखो ये हमारा कितना दे रखा है? ये हमारा 4 दे रखा है। BD हमारा कितना दे रखा था बच्चों? शायद 10 दे रखा था, देखें जरा। BD हमारा 10 दे रखा था। सेम BD जितना होगा उतना हमारा BE होगा, तो ये भी हमारा 10 हो गया। उसी प्रकार से OD यानी 20 से जो हमारा इस वृत्त के कोने तक रास्ता जा रहा है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक देखें तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ देखें तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो, ये 10 है, ये 10 है, ये 4 है और ये 4 है। इसका मतलब क्या समझते हो बच्चों आप? कि हमें ये वाला निकालना है, ठीक है। अगर आप किसी भी ट्राइंगल या किसी भी कोण में देखते हो, कोई सा भी आपका आकृति होना चाहिए, उसमें अगर ये दो साइड इक्वल है, ये 10 है, ये 10 है और ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब बेस इसका 4 है, हाइट इसका कितना है बच्चों? 10 है। तो एक हाइपोटेन्यूज हमें निकालना होगा, हाइपोटेन्यूज निकालना है ना। लेकिन एक जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक वो जो 90 डिग्री का कोण बनाता है त्रिभुज, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही होता है ना, आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जो त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई या फिर बेस इंटू हाइट हम कर देंगे। अगर आप यहां पे बच्चों ध्यान से देखते हो, ध्यान से अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहां पे हमारा दोनों का बेस तो सेम है,
अगर मैं देखूं यहाँ देखो, ये 4 इसका भी बेस है, ये 4 इसका भी बेस है, 10 इसका भी हाइट है और 10 इसका हाइट है। हमें हाइट और बेस ही तो लेना था। अगर इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, यानी ये हमारे 2 ट्राइंगल बन गए जिसकी पूरा मतलब जो भी कुछ करे वो सेम ही है। जैसे मान लो एक हाइपोटेन्यूज तो अलग है, हाइपोटेन्यूज तो हम निकाल देंगे, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना ही नहीं है, हमें निकालना है एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आधार और ऊंचाई। और इसका भी आधार बच्चों 4 है, इसका भी आधार 4 है, इसका भी हाइट हमारा ऊंचाई 10 है और इसका भी ऊंचाई 10 है। इसका मतलब दो त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 क्या है बच्चों, EOB और BOD, इन दोनों का निकालेंगे तो क्या भाई, बेस क्या है हमारा 4 है, ठीक है। हाइट हमारे कितना है बच्चों 10 है, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, इस पूरे का ही निकाल दिया। चलो इस पूरे का निकाला। अब आते हैं इस साइड। अब देखो CD हमारा कितना दे रखा था बच्चों, 8 सेंटीमीटर। अगर ये हमारा 8 है बच्चों तो ये भी 8 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक रेखाखंड है, DC यानी टेंजेंट है, और यहां से ये FC यही टेंजेंट है। सेम चीज यहां पे देखो, ये इसका हाइट बच्चों कितना है 4 है, इसका हाइट कितना है, सॉरी ये आधार कितना है इसका OF का 4 है, इसका आधार कितना है बच्चों 4 है। वही अगर हम हाइट देखें दोनों का तो ये 8 है और ये हाइट देखें तो 8 है, तो यहाँ एक 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। सेम इसमें देखो, हमें बेस और हाइट चाहिए, आधार और ऊंचाई ही चाहिए ना हमें सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को। तो यहां से हमें आधार और ऊंचाई दोनों ही मिल गया। और क्या है भाई, इसमें भी वही आधार है, उसमें भी यही ऊंचाई है, मतलब दोनों में ही सेम है। तो इसको भी हम 2 ट्राइंगल से कर देंगे भाई, एक एक करके सोल्व करने से अच्छा हम 2 बार में एक बार में सोल्व कर देते हैं। प्लस किया, अब इसके ट्राइंगल को हम प्लस कर देंगे, 1/2 4 गुणा में 8, ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद प्लस करें। अब देखो यहां पे इस पूरे ट्राइंगल का अगर हमने क्षेत्रफल निकाला, यानी इसके अंदर का हमने सब कुछ निकाला है ना बच्चों, इसके अंदर का हमने सब कुछ निकाला है, तो भाई हमने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब हमारा 2 ट्राइंगल बच गया है, एक ये वाला ट्राइंगल बच गया है और एक हमारा ये वाला ट्राइंगल बच गया है। इसमें देखो, इसमें हमारा आधार क्या है बच्चों 4 है, इसका भी आधार हमारा 4 है, लेकिन इसका जो ऊंचाई है वो हमारा x है। क्या है ऊंचाई, x ही है। यानी अगर हम AF निकाल देंगे, x मतलब AF निकाल देंगे, x निकाल देंगे, तो हम हमारा FC तो 8 दे रखा है, तो हम x + 8 को प्लस करके इसकी वैल्यू निकाल देंगे। सेम अगर हम EB हमारा निकला हुआ है 10, अगर हम AE निकाल देंगे तो हमारा AB में निकल जाएगा। और देखो अगर हम एक x निकालेंगे तो हमारा यहाँ भी वो x आ जाएगा और यहाँ भी x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक टेंजेंट है, जो ये होगा वो ये होगा। क्यों, ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो भाई फॉर्मूला में 2 ट्राइंगल है, 1/2 गुणे में आधार हमारा 4 है और x हमें पता नहीं है। ये सब बच्चों किसके बराबर हैं, ये हमारे पूरे के पूरे ट्राइंगल के बराबर हैं, यानी 90 सेंटीमीटर के बराबर हैं। अब इसको काट पीट करते हैं। 2 को 2 से काटा तो कितना आया बच्चों, 2 को 2 से काटा 4 धाम 40, यानी 40 आ गया प्लस का। फिर ये 2 को 2 से काटते तो कितना आ गया, 4 × 8 = 32 प्लस में। फिर 2 को हमने सॉरी ये 2 से भी तो गुणा होगा ना बच्चों, यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल है, तो 2 को 2 से काट दिया हमने और ये 4 प्लस का 4x आ गया, ठीक है। बराबर में हमारे 90 आ चुका है। यहां से हमारा 40 निकला, यहां से हमारा 32 निकला और यहां से हमारा 4x निकल गया, और ये हमारे बराबर कितने के हैं, 90 के हैं। चलो 40 + 32 + 4x बराबर में 90। अब देखो 4x हमारा यहां रह जाएगा, 40 32 72, 72 में से 90 में से 72 गए तो 18, x की वैल्यू हम 18/4 कर देंगे। क्या आ जाएगा बच्चों, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे क्या 20, 4.5। यानी AF जो x था हमारा क्या आ गया बच्चों, 4.5 आ गया, 4.5 आ गया। अब हमें निकालना है क्या, AB निकालना है और AC निकालना है। क्वेश्चन में ही तो बोला ना AB और AC निकाले। तो अगर देखें तो हमारा क्या था बच्चों, BD हमारा क्या था, BD हमारा 10 था, तो ये हमारा 10 है। और भाई CD हमारा कितना था, 8 था, तो ये भी हमारा 8 है। तो 8 + 4.5 तो ये हो गया 12.5, और 10 + 4.5 तो ये हमारा हो गया 14.5।
5। इस कॉन्सेप्ट से अगर करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस क्वेश्चन को करने में। देखो कितने इजी मेथड से मैंने आपको एक एक चीज समझा दिया है और एक एक चीज करवा दिया है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो सीधा ही हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि 27 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा बच्चों, जस्ट मैंने आपको यहां लिख के बता दिया कि भाई आपका ए भी निकल जाएगा क्या 14.5 सेंटीमीटर और ए से निकल जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। कुछ इस प्रकार ही आप लिख सकते हो। मेरा भाई मेन मकसद है आपको क्या करना भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में आप यूं आंसर देके मार दोगे और आपको बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन पेपर करने में। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। चलो अब अगला क्वेश्चन देखे क्या, अगला क्वेश्चन देखे। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हमें समझ आ गया। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करो कि सर आगे बढ़ो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आपको 27 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 27 जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे भी हैशटैग लगा लो। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए खाना, जितना आपके लिए खाना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन सेम टू सेम आता है। भाई इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल मत भूलना, इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल मत भूलना। अरे वाह, ये तो राइमिंग हो गया, राइमिंग करना भी सीख गया हूं मैं। चलो एक क्वेश्चन हो गया तो आगे बढ़े क्या बच्चों? बिल्कुल, बच्चों का कमेंट आ गया, आगे बढ़ो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। थोड़ा कान खोल के और आंख खोल के देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, आकृति में एक्स वाई और एक्स वाई मतलब एक्स वाई और x1 y1 केंद्र O वाले एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है। मतलब ये एक्स वाई इसका क्या है, समानांतर है और समांतर स्पर्श रेखा है। और संपर्क बिंदु C पर एक अन्य स्पर्श रेखा, क्या भाई एक ए भी हमारे स्पर्श रेखा है, मतलब ये इसको छू के जा रही है। ए भी एक्स वाई को ए पर और एक्स वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। क्या भाई, ये हमारा एंगल ए ओ बी 90 डिग्री हमें बताना है। चलो ये हमें बताना है बच्चों 90 डिग्री है कि नहीं है। अब भाई मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट जस्ट अभी एक इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर करवाया था, वो कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करवा दूं। यहां देखो, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एक टेंजेंट है, ये हमारा एक टेंजेंट है और जहां भी टेंजेंट बनता है वो क्या बनाता है भाई, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये चीज आपको मालूम है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना कि भाई ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है। ये भाई यहीं से निकला और ए पे जाके मिल गया, सी भी भाई निकला और यहाँ ए पे जाके मिल गया। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, AP बराबर में AC हो जाएगा। AP बराबर में AC, क्यों? क्योंकि भाई टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। सेम ये भाई सी जो था भाई ठुमक 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 बी पे जाके मिल गया। वही हमारा क्यू था, बोला कि भाई अब मैं जा रहा हूँ घूमने, लेकिन जाते जाते बोला यार मैं थक चुका हूँ, बी पे जाके मिल जाता हूँ, तो ये भी जाके बी पे मिल गया। मतलब ये निकला तो सर्कल से लेकिन बी पे मिल गया। ये क्यू भी निकला तो भाई घूमने के लिए, लेकिन बी पे जाके मिल गया। इसका मतलब ये जो टेंजेंट था, ये जो टेंजेंट था और ये टेंजेंट एक ही पॉइंट पे जाके मिले, इसका मतलब BC इक्वल में BQ हो जाएगा, BC इक्वल में BQ हो जाएगा। क्यों भाई, ये भी आपका क्या है, टेंजेंट है भाई। BC इक्वल में BQ हो जाएगा। ये भी क्या है बच्चों, आपका टेंजेंट हो जाएगा। चलो अब देखो ये यहाँ पे क्या बीच है, और ये भाई बीच से जो भी लाइन जाएगी वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। एक ये वाली त्रिज्या, एक ये त्रिज्या, एक ये त्रिज्या, एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या। टोटल 5 त्रिज्या बन रही है, मतलब 5 रेडियस बन रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि OP बराबर में OQ, OP बराबर में बच्चों, ये OP बराबर में OQ होगा और ये किसके बराबर होगा, OC के बराबर होगा। क्या भाई, OC के बराबर होगा। अगर देखो बच्चों ये O है, ये भाई बाहर तक जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई नाम होता, मान लो यहाँ पे होता L नाम होता, तो ये OL हमारा इनके इक्वल हो जाता। यहाँ पे मान लो J नाम होता तो OJ हो जाता, लेकिन ये हमारा वृत्त के बाहर चला गया भाई।
त्रिज्या का साफ साफ फॉर्मूला क्या है कि भाई हमारे वृत्त के अंदर ही होना चाहिए और किसी भी पॉइंट पे जाके लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब हमारा OP और OQ और OC तीनों एक दूसरे में इक्वल है। ये चीज आपको समझ में आ गया। यहाँ वही लिखा हुआ है, AP बराबर में AC टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, AO बराबर में AO ये हमारा कॉमन हो जाएगा, OP बराबर में OC एक रेडियस है। ठीक है, ये आप समझ लोगे कि सर क्या बता दिया आपने, क्या बता दिया? अरे बता रहा हूं ना क्या बताया मैंने। आप देखो ये तो हमने लिख दिया बच्चों, गिवन है हमारा ये। ठीक है, गिवन है हमारा। अब चलते हैं भाई अपना क्वेश्चन करने में। अब देखो, अब घुसो आप ट्राइंगल। अब देखो हमें ये प्रूव करना है ना, ये 90 डिग्री है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ग्रुएंसी रूल को एक्सेप्ट करेंगे। तो भाई हम गए भाई ट्राइंगल APO में जाते हैं, APO में गए और AOC में जाते हैं। ठीक है, APO और OAC में जाते हैं। अगर आप देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, OP इक्वल में OC, जस्ट मैंने गिवन बताया था, क्यों? ये रेडियस है। ठीक है, और भाई अगर OP बराबर में OC होता है तो AO हमारा क्या है बच्चों, कॉमन है, दोनों में ही ये साइड आ रहा है। देखो APO AOC, तो ये दोनों में ही आ रहा है, तो ये AO कॉमन हो जाएगा। अगला AC इक्वल में AP होता है ना, क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है। समझ में आया बच्चों? ये AC इक्वल में AP हो जाएगा, तो क्या ये टेंजेंट है। तो सेम यही चीज मैंने लिखा, यही चीज मैंने लिख दिया कि AP बराबर में AC टेंजेंट से, AO हमारा कॉमन है और OP इक्वल में OC हमारा क्या है, रेडियस है। तो भाई ट्राइंगल APO यानी त्रिभुज APO और त्रिभुज AOC हमारे कॉन्ग्रुएंसी रूल SSH से क्या हो जाता है भाई, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो भाई बाय CPCT हम क्या बोलेंगे, एंगल AOC बराबर में एंगल AOP, एंगल AOP। ठीक है भाई, ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल बता दिया। अब भाई सिमिलरली हम कहां घुसते हैं बच्चों, त्रिभुज BOQ में, उसी प्रकार से इसमें BOC, इसमें घुसते हैं बच्चों। सेम चीज जब हम इसमें घुसे तो भाई OB था हमारा क्या है बच्चों, कॉमन हो जाएगा। OQ बराबर में OC हो जाएगा, क्यों भाई, एक रेडियस है। और भाई BQ इक्वल में BC हमारा क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट है। तो भाई बोलेंगे भाई BOQ कॉन्ग्रुएंट है BOC से SSS रूल के अकॉर्डिंग। SSS के अकॉर्डिंग हमारा क्या है भाई, BOQ BOC से इक्वल हो जाएगा। तो कहेंगे बाय CPCT BOQ इक्वल में BOC, कह देंगे कि भाई ये वाला इक्वल इसके है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये एक क्या है, ये एक रेडियस है और ये एक पूरा क्या है, डायामीटर, यानी ये एक आधे सर्कल को कवर करता है। तो पूरे सर्कल का बच्चों एंगल होता है हमारा 360 डिग्री। तो आधे सर्कल का हमारा क्या होगा, 180 डिग्री। अब देखो ये पूरा, यानी ये पूरा ही हमारा क्या बन रहा है बच्चों, 180 डिग्री बनता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको, ये पूरा ही हमारा क्या बनता है, 180 डिग्री। तो भाई एंगल AOP एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ हमारा क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो लिखेंगे बच्चों यहां पे हम कि एंगल APOA एंगल COA प्लस एंगल QOB प्लस एंगल COB हमारे 180 डिग्री के बराबर है। अब एक चीज हम देखें तो भाई हमने तो इसको इसके इक्वल कर दिया था, इसके इक्वल कर दिया था, और सेम इसको हमने बच्चों इसको इक्वल कर दिया था। तो हम ये लिख सकते हैं ना, हम ये तो लिख सकते हैं ना कि 2 एंगल AOC प्लस 2 एंगल BOC। क्यों? क्योंकि भाई ये इसके इक्वल है, तो भाई 2 बार तो हम इसे लिख ही सकते हैं। तो ऐसा ही हमने किया, 2 एंगल COA प्लस 2 एंगल COB 180 डिग्री। भाई ये हमारा क्या है, ये मल्टीप्लाई में यहां जाके हो गया डिवाइड में, तो एंगल AOB 90 डिग्री आ गया। ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया है क्वेश्चन। हाँ, मोनिका शाक्या कह रही है कि ये सर आएगा क्या? बिल्कुल बच्चों, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको एक बार और समझा देता हूं। देखो यहां पे हमारे क्वेश्चन में देखो ये टेंजेंट दे रखा है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला टेंजेंट इसके इक्वल हो जाएगा, और देखो ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस और ये रेडियस, ये तीनों ही रेडियस एक दूसरे के इक्वल है। हमें ये चीज बताना है बच्चों 90 डिग्री है,
ठीक है, ये चीज बताना है हमें, ये 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये अगर हम देखें तो ये आधा सर्कल कवर कर रहा है, प्लस एक ये लाइन है। आपको पता होगा एक लाइन जो होता है उसको कितना एंगल बनाता है, वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर हम इसको इसके इक्वल कर देंगे और इसको इसके इक्वल कर देंगे, तो भाई दो यहां से निकाल लेंगे, दो यहां से निकाल लेंगे, तो ये दो कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद इसको हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। ये तो बच्चों आप देख देख के ही सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो हम सीधा ही अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जो कि है आपका 27th क्वेश्चन। इंग्लिश वाले बच्चे भी आप देख सकते हो। 27 क्वेश्चन निकाले क्या बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ सर 27 निकालो, तो हम 27 क्वेश्चन भी निकाल लेंगे और उसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और भाई जो क्वेश्चन बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले होंगे, क्योंकि मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का। वीडियो लंबी हो तो लंबी होने दो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या फायदा पढ़ने का यार। मान लो मैंने आपको 2 + 2 बताया 4 होता है, आपने रट लिया 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4, एग्जाम में आ गया 2 + 3, तब क्या करने बैठोगे? 2 + 3 तो पढ़ा ही नहीं आपने। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं भाई। 2 + 2 4, तो 2 4 उंगली गिनो, मतलब 2 उंगली प्लस 2 उंगली 4 उंगली, तो आंसर लिख दो। उसी प्रकार से 2 + 3 यानी 2 उंगली प्लस 3 उंगली 5 उंगली। ये होता है कॉन्सेप्ट, ये रट्टेबाजी नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट बाजी होती है। तो मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का। इंग्लिश का मतलब एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बार इंग्लिश का भी कर देना, तो इंग्लिश में इंग्लिश का पेपर करना है या इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में समझाऊं? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि इसके बाद कल जैसे ही आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के जस्ट बाद आपको मैं हिंदी के सैंपल पेपर करवाने वाला हूं। 4 से 5 सैंपल पेपर हिंदी के भी आने वाले हैं, और शाम को लाइव आने वाला है बच्चों हमारे मैथ्स का और लाइव वीडियो आने वाला है। पूरा एक पेपर शुरू से लेकर एंड तक पूरा ही पेपर मैं करवाने वाला हूं। ओके, इंग्लिश में भी करवाऊंगा और हिंदी में भी। इन क्वेश्चंस को मैं हिंदी इंग्लिश मतलब दोनों ही लैंग्वेज में आपको करवा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश बोलना ही शुरू कर दूं, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे भी हैं, तो मैं दोनों बच्चों के लिए लेकर चलता हूं। मैं इंग्लिश में बताता हूं, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश इस लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन को कर सको। ठीक है, ठीक है, ओके। और बच्चों 4 से 5 पेपर हम हिंदी का करवाएंगे, 4 से 5 पेपर इंग्लिश का, और एसएसटी का भी हम 4 से 5 पेपर करवाएंगे। तो हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। वीडियो पे लाइक बहुत कम है यार, लाइक नहीं करोगे तो हमारा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा। जल्दी से 22 बच्चे लाइव हैं, 22 के 22 बच्चे जल्दी से लाइक कर दे वीडियो को, जल्दी से लाइक कर दो बच्चों। फिर हम करेंगे 27 क्वेश्चन, और मक्खन है भाई 27 क्वेश्चन तो मक्खन है, बिल्कुल जैसे आप मक्खन खाते हो वैसे ये मक्खन क्वेश्चन है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और करते हैं अपना 27th क्वेश्चन। एक कार्यशाला में अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान के शिक्षकों की संख्या क्या है? 36 है, 60 है और 84 है। मतलब अंग्रेजी को पढ़ाने वाले 36 हैं, हिंदी को पढ़ाने वाले 60 हैं और विज्ञान को पढ़ाने वाले 84 हैं। ऐसे न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के समान संख्या में। भाई देखो न्यूनतम कमरा पूछ लिया है, न्यूनतम कमरा मतलब एचसीएफ। क्या पूछ लिया बच्चों? आपका एचसीएफ पूछ लिया है। तो भाई इस क्वेश्चन में अगर एचसीएफ पूछा है तो करना क्या है? मक्खन है भाई, मक्खन। तो भाई सबसे पहले आप इनका एचसीएफ निकालो। कैसे निकालोगे? 36 को करो भाई, 36 कैसे होगा? 2 दूनी मतलब इसका आप एलसीएम करो पहले तो इसको करेंगे तो 2 से करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं किसका? 84 है ना, उसके बाद क्या है? 60 है, 60 को करते हैं। फिर ये 2 आया 30 आ गया, फिर ये 2 आया 15 आ गया, फिर 3 आया, ये 5 आ गया, फिर 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका है 84। 84 का करेंगे, 2 आया 42 आ गया, 2 आया 21 आ गया, 3 आ गया 7 आ गया। आप देखो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? इसमें 2 हमारा 2 बार आया है, इसमें 2 हमारा 2 बार आया है, और इसमें भी 2 हमारा 2 बार आया है, तो यानी 2 × 2। उसके बाद 3 हमारा इसमें भी आया है, 3 हमारा इसमें भी आया है, 3 हमारा इसमें भी आया है। लेकिन यहां देखें तो 3 एक ही बार आया है और 3 हमारा एक ही बार आया है, तो 3 को बस हम एक बार लिखेंगे।
ठीक है। उसके बाद 5 हमारा किसी में नहीं आया है और ना 7 हमारा किसी में आया है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो एचसीएफ तो बच्चों हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। अब क्या बोला गया है, जिनमें प्रत्येक कमरे में एक ही विषय समान हो। कुछ नहीं करना है, 36 प्लस 60 प्लस 84 बटे में एचसीएफ क्या निकला है बच्चों, आपका 12 निकला है। प्लस करो इसको, तो 36 प्लस 60 क्या, 36 प्लस 60 प्लस 84 यानी 36 और 84 90, 120, 160, 180 बटे में 12। इसको हम 15 से काट देंगे तो भाई क्या आंसर आएगा बच्चों, 15 कमरे आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान था ना, मक्खन क्वेश्चन था, मजा आ गया करके। ऐसे मक्खन क्वेश्चन को आप भी कर लोगे और इजीली ये सब आंसर निकाल दोगे। भाई मक्खन क्वेश्चन है, मक्खन बच्चे हो आप लोग, तो एक बार में आंसर निकाल ही दोगे आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में भी मैं आपको बताता चलूं। क्या है क्वेश्चन, इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस टीचर्स आर 36, 60 एंड 84। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। मिनिमम नंबर ऑफ रूम बोलेगा तो हमें क्या करना होता है बच्चों, कभी भी ध्यान देना, मिनिमम नंबर ऑफ रूम का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसका एचसीएफ निकालो, उन नंबरों का एचसीएफ निकालो, फिर उस नंबर को लो, मतलब उस नंबर का क्या निकालो, उन तीनों नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, मान लो आपने एचसीएफ निकाल दिया, एचसीएफ निकलने के बाद उन तीनों नंबर को करो प्लस और एचसीएफ से कर दो डिवाइड, आपका मिनिमम रूम का आंसर आ जाता है। यही तरीका होता है करने का, आपने स्कूल में भी इस तरीके से ही क्वेश्चन को किया होगा। चलो आप देखते हैं 28 क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x प्लस 2, यहां प्लस है बच्चों, ठीक है, 2x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2 रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हिंदी में पढ़े इस क्वेश्चन को तो द्विघात बहुपद 2x माइनस स्क्वायर माइनस का है बच्चों, 1 प्लस 2 रूट 2 एक्स प्लस 2 रूट के शून्य ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के शून्यकों का और गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि कीजिए। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों, ये 2x स्क्वायर है, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद ये 1 प्लस 2 रूट 2 एक्स है, तो भाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, 2x स्क्वायर, इसको और पतला कर देते हैं पेंसिल को, तो कर
हेलो, अब आ रही है वॉइस बच्चों? तो बच्चों जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा। अब भाई अल्फा प्लस बीटा में किया तो वो हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया था। वहीं जब हमने अल्फा माइनस बीटा निकाला तो 1/2 माइनस का 2√2 हमें किसके बराबर करना है? √2/2 के। तो बच्चों अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 गुना 1, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2√2। ठीक है, 2√2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एक सेकंड रुकना, 2√2 1/2। अच्छा, ये जो बच्चों लास्ट का है, आपका लास्ट का क्या था? अल्फा इंटू बीटा। पहले हमने क्या निकाला है बच्चों? आवाज आ रही है अब? अल्फा प्लस बीटा जब हमने निकाला बच्चों, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला तो हमारा बिल्कुल ठीक निकल गया। अब निकालना है हमें अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा यानी C/A। अल्फा गुना बीटा यानी 1/2 गुणे में √2। ठीक है, तो ये तो हमारा आ जाएगा क्या? √2/2। ठीक है, अब C/A क्या है हमारा बच्चों? C हमारा क्या है? √2, और A हमारा है बस 2, √2/2। तो यानी अगर अल्फा प्लस बीटा निकाला हमने तो अल्फा प्लस बीटा में भी ये सॉल्व हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। वहीं जब हमने अल्फा इंटू बीटा निकाला तो C/A निकाला तो √2/2 इसका भी आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा ठीक है। तो ये हमारे जीरोस कौन कौन से हो जाएंगे? पहला जीरो था हमारा 1/2, दूसरा जीरो था √2। इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ये तरीका था बच्चों, आसान तरीका। अगर मुश्किल तरीके से करने चाहते हो तो कुछ इस प्रकार होगा, जो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। इस वीडियो को दोबारा देख लेना ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए। अगला है, यदि sin थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल में √3 है तो सिद्ध करना है कि tan थीटा प्लस कोट थीटा हमारा 1 के बराबर होगा। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आपके बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई मैं तो कहूं ये क्वेश्चन इतनी बार आता है जितनी बार आपको नींद ना है, उतनी बार ये क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन पे लगा लो स्टार। क्या पता ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए। पहले 5 नंबर में आता था, अब 3 नंबर में ये आने लगा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भाई इसका आंसर बताऊं, कैसे करना है इसका क्वेश्चन का आंसर बताऊं। जल्दी से बोलो बच्चों, जल्दी से बोलो, फिर हम इसका भी आंसर करेंगे और बताएंगे आपको। एक एक क्वेश्चन, एक एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से बताओ बच्चों, इसका आंसर बताऊं क्या? चलो बताते हैं इसका आंसर। सबसे पहले देखो बच्चों, आपको क्या दे रखा है? sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर में √3। तो हमें बताना है कि भाई ये tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर में 1 होना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये बताना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? हम स्क्वायरिंग करेंगे इसका। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? sin थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा, जहां sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा प्लस कोस थीटा हमारा ये आ जाएगा। फॉर्मूला आपको पता होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये पता है ना आपको। तो यहाँ पे यही हुआ, sin स्क्वायर लिख दिया हमने, a लिख दिया हमने, कोस स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद 2 से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो sin स्क्वायर कोस स्क्वायर हमारा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ये हमारी आइडेंटिटी है। और 2 sin थीटा कोस थीटा तो हमारा यहाँ बच जाएगा। तो 2 sin थीटा कोस थीटा हमारा यहाँ बच गया, और इस 1 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा? 2 sin थीटा कोस थीटा बराबर में 2। और भाई यहाँ हमारा 2 है तो इसको काट देंगे तो भाई sin थीटा कोस थीटा हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? sin थीटा कोस थीटा हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। ये चीज हम सॉल्व कर देंगे बच्चों। यहां देखें, अगर देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे 1 के बराबर है, 1 प्लस 2 sin थीटा कोस थीटा 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 sin थीटा कोस थीटा 2 के बराबर हो जाएगा जब 1 को माइनस कर देंगे। और वहीं sin थीटा कोस थीटा अगर 2 को भाई इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। ये हमारा क्या आ गया भाई? sin थीटा कोस थीटा हमारा 1 के बराबर आ गया। अब लेंगे हम LHS, ले लिया है हमने, RHS ले लिया, अब LHS लेते हैं। तो भाई tan थीटा कोट थीटा, भाई tan थीटा का अगर हम उल्टा करते हैं तो क्या होगा कि भाई tan थीटा का sin थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोट थीटा का क्या होता है? कोस थीटा प्लस साइन अपॉन साइन थीटा। तो भाई
साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा। भाई इसका लो एलसीएम। तो भाई एलसीएम लेने के लिए भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो भाई मैंने क्या किया, कोस थीटा साइन थीटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। अब भाई देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, और साइन थीटा कोस थीटा हमने 1 ले लिया है पहले ही, तो 1/1 बराबर में 1, तो 1 से 1 कटा तो 1 बराबर में 1, हैंस प्रूव। कितना आसान क्वेश्चन था। आपको फ्री केस में 1 नंबर मिलेंगे बच्चों, फ्री के 1 नंबर मिलेंगे, तो क्यों छोड़ना भाई इस क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सिर्फ हमें हार्ड लगते हैं बट हार्ड होता नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों लाइक करो, तभी हमें मजा आएगा वीडियो और ज्यादा बनाने में, क्योंकि अभी भाई हमें 38वें क्वेश्चन तक जाना है, हम 28वें पे हैं अभी तक। भाई अभी भी कम से कम 40-50 मिनट की वीडियो और बची है, समझे। चलो ये क्वेश्चन हो गया। इसी का बच्चों बी पार्ट था, क्या था, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में कोसेक ए प्लस कॉट ए। हमें ये प्रूव करना है। देखो यहां पे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो भाई हमने क्या किया बच्चों, हमने पहले लिया ये साइड लिया, तो भाई कोसेक ए प्लस कोट, भाई CSC लिखा है मतलब कोसेक है बच्चों, ये कोसेक ए प्लस कोट है। तो भाई कोसेक को हम 1/sin ए लिख सकते हैं, कोट को हम cos/sin ए लिख सकते हैं। ये चीज आपको मालूम है ना, ठीक है, ये चीज मालूम है आपको। अब इसका बच्चों एलसीएम लेते हैं, तो साइन ए तो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो साइन ए आ जाएगा, 1 + cos ए आ जाएगा। तो ये चीज बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई ये चीज हमें प्रूव करना है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं बच्चों अपने मेन क्वेश्चन पे। अब क्या है, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 ये बराबर है हमारे किसके, 1 + cos है, यहाँ लिखा हुआ है ना 1 + cos है अपॉन साइन है। ठीक है, दोनों पार्श्वों को क्रॉस गुना करेंगे। अब भाई इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो, तो क्या आएगा, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 गुणा में साइन है, 1 + cos है, भाई 1 + cos है, किससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे। ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई का ही खेल है इस क्वेश्चन में, कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, ओनली मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सोल्व करेंगे। लास्ट में बच्चों यहां देखो, यहां पे आपको करना है कट पीट करने में भाई आपका पता क्या आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, मतलब -1 + 1 आपका 0 आंसर आ जाएगा। इसमें फॉर्मूला आपका वही लिखेगा, एक फॉर्मूला को याद करके रखना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर में 1, ये फॉर्मूला याद करके रखना, क्योंकि इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। यहाँ देखो मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर ए, वही अगर मुझे cos स्क्वायर का निकालना है तो क्या निकल जाएगा, 1 - sin स्क्वायर है। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूले का इधर उधर करके ही आपका आंसर निकलेगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को करके जाना, मल्टीप्लाई का खेल है, वरना तो भाई मैं तो कहूं तो करना तो ये वाला क्वेश्चन करना, ये तो मक्खन है, मक्खन खाते हो ना आप, तो वही मक्खन क्वेश्चन है, ये सारा मक्खन निकाल देना आप इनका। अब आते हैं अपने 30वें क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इतना ईजी है कि पूछो मत, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका। 30वां क्वेश्चन ऐसा है कि मक्खन भी बोले कि मक्खन है या मक्खन है, मक्खन समझ रहे हो, मक्खन भी बोलेगा मक्खन है। पढ़ेगा क्वेश्चन को, पढ़े क्या, चलो क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसके बाद कौन सी क्लास का लाइव होगा, तो बच्चों 10th क्लास का ही लाइव होगा। अभी शाम को 4 बजे से एक और लाइव हमारा स्टार्ट होगा, उसके बाद 6 से 7 बजे तक लाइव स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, जो बच्चे लाइक कर दो, और जिन जिन बच्चों ने लाइक कर दिया है तो भाई वो बच्चे बहुत होनहार बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी एक विशेष दिन विधि और उन्नति यह तय नहीं कर पा रही थी कि कार कौन चलाएगा। और भाई देखो इनको था भाई घूमने का मन, लेकिन भाई इतनी ठंड थी, बोला यार कार मैं नहीं चलाऊंगा, कौन चलाएगा। तो ये कहते हैं कि चलो हम एक पासा फेंकते हैं, एक सिक्का फेंकते हैं, और उन्होंने अपना सिक्का ठीक 3 बार उछाला। अब भाई एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को 1 बार उछालो, आउटकम्स वही आएंगे। यहां देखो क्या हुआ, एक सिक्के को देखो बच्चों, एक सिक्के को 3 बार उछाला,
ये बोला गया है क्वेश्चन में। अगर ये बोलता कि 3 सिक्के को एक बार उछाला, तो इसका मतलब बच्चों एक ही होता है। इसको आप लिख लेना कि एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्के को एक बार उछाले, इसका मतलब हमेशा एक ही होगा। चलो इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है, अगर विधि को लगातार 2 बार चित्त मिले तो वह कार चलाएगी। यदि उन्नति को पढ़ के तुरंत बाद चित्त मिले तो वह कार चलाएगी। उस दिन कार चलाने वाले की प्रायिकता किसकी अधिक है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब भाई यहाँ पे जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे बोलेंगे सर चित्तपट क्या होता है, सर क्या होता है? अरे इंग्लिश में देख लेंगे क्या? चलो इंग्लिश में देखते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति couldn't decide who would get to drive the car. They had 1 coin each and flipped their coin exactly 3 times. The following was agreed if विधि gets 2 heads in a row. अब भाई देखो 2 heads आने चाहिए बच्चों रो में, 3 heads नहीं चलेंगे। ध्यान से सुनना, 3 heads नहीं चलेंगे। 2 हेड आना चाहिए, उसके बाद टेल आ जाए, एक टेल आ जाए, 2 हेड आ जाए, एक बार हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। 3 नहीं आना चाहिए एक साथ, ठीक है? ये बोला है विधि ने। इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल। अब देखो उन्नति क्या कह रही है कि भाई टेल आने के बाद हेड आना चाहिए। क्या बोला? टेल आए पहले। देखो इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, भाई मेरा पहला टेल आया फिर हेड आया, ठीक है? पहला टेल आया फिर दूसरा हेड आया, ठीक है? तो भाई शी वुड ड्राइव द कार, वो कार चलाएगी। समझ में आया? विधि ने बोला लगातार 2 हेड आ गए अगर तो मैं कार चलाऊंगी। उन्नति ने बोला कि भाई पहला टेल आया दूसरा हेड आया तो मैं चलाऊंगी, ठीक है? ये चीज समझ में आ गया। अब मान लो कुछ ऐसा होता, पहला हेड आया दूसरा हेड आया लास्ट में टेल आया, तो यहां तो भाई उन्नति बोलेगी नहीं भाई मैं क्यों मानूं, क्योंकि मेरा तो पहला टेल आना चाहिए फिर हेड आना चाहिए। समझ में आया ना क्वेश्चन? अब इसका आंसर लिखते हैं। देखो भाई प्रायिकता, भाई 3 सिक्के उछाले तो या तो तीनों हेड आएगा, या तो पहला हेड आएगा दूसरा हेड आएगा तीसरा टेल आएगा, या तो पहला हेड आएगा दूसरा टेल आएगा तीसरा हेड आएगा, या तो पहला हेड आएगा दोनों टेल आएंगे, या तो पहला टेल आएगा दोनों हेड आएंगे, या तो पहला टेल फिर हेड फिर टेल फिर टेल फिर हेड। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों होगा। अब क्या कहती है बच्चों, जो हमारी विधि जी है वो क्या कहते हैं कि भाई 2 हेड आने चाहिए लगातार। 3 हेड आएगा तो भाई मैं नहीं मानती। तो 2 हेड तो भाई एक यहाँ आया है, 2 हेड उसके पास, 2 हेड यहाँ पे आया है, 2 हेड यहाँ आया है, 3 हेड आ गए हैं किसके पास? हमारे विधि जी के पास। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3/8 प्रोबेबिलिटी है हमारी विधि की कि भाई ये गाड़ी चलाएगी। उसके बाद अब आती है हमारी उन्नति। उन्नति क्या बोलती है कि भाई मेरा तो पहला टेल आना चाहिए उसके बाद हेड आएगा तो चलेगा भाई। अब भाई ये चलेगा तो भाई ये तो चलेगा ही नहीं, क्यों हेड के बाद टेल आ रहा है तो ये भाई नहीं चलेगा। क्या ये चलेगा? बिल्कुल। क्या टेल के बाद हेड आया है? क्या ये चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। हेड के बाद टेल, टेल के बाद हेड आया, ये चलेगा। टेल के बाद हेड आया तो चलेगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो भाई उन्नति की जो प्रायिकता थी टोटल, मतलब ये 4 है और ये 8 है, और विधि की जो प्रायिकता थी वो 3/8 थी। इसका मतलब ज्यादा चांसेस गाड़ी चलाने के किसके हैं? उन्नति के हैं, क्योंकि इसकी प्रायिकता ज्यादा है टेल के बाद हेड आने की। समझ में आया? इसकी प्रायिकता ज्यादा होगी। तो भाई क्या भाई दोनों की प्रायिकता हमने निकाला और बताया हमने क्यों भाई, क्यों जस्टिफाई औचित्य बताइए। तो भाई इसकी प्रायिकता ज्यादा है इसलिए उन्नति कार चलाएगी, ठीक है? इसी प्रकार से आंसर है बच्चों हमने लिख दिया है। आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, आंसर तो होते रहेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है? क्या है भाई, इसलिए देखो 1/2 यानी 4/8 इज ग्रेटर देन 3/8, इसलिए उन्नति के सफल होने की संभावना अधिक है, ठीक है? तो इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा, ठीक है? तो भाई उन्नति की संभावना अधिक है। इतना क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया उतना ही सॉल्व करना, खत्म करो आंसर, ये सॉल्व मत करो, ठीक है? ये सॉल्व करोगे तो फालतू का अपने आंसर नंबर घटाओगे, इतना सॉल्व करो और लास्ट में लिख दो विधि का होगा ये, मतलब विधि का कम होगा और उन्नति का संभावना ज्यादा होगा, तो हमारी उन्नति ही गाड़ी चलाएगी। चलो आप देखते हैं अपना 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 30वां देख लिया क्या हमने? ये 30वां क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 31वां देखना पड़ेगा अब हमें। 31वां क्वेश्चन देखेंगे। 31वां क्वेश्चन
देखे पहले लाइक करो वीडियो को, उसके बाद 31वां भी देख लेंगे भाई। लाइक करो वीडियो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। देखो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है, लाइक तो किया ही नहीं आपने अभी तक। जिस बच्चों ने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं 32 के बाद। पहले 31वां करेंगे, 31 के बाद 32वां सब क्वेश्चन भी करेंगे। जल्दी से जो बच्चा वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो। एक बच्चा कह रहा है भाई कल पेपर किस किस का है? भाई सबका पेपर है, और कल सुबह की लाइव मिस मत करना। सुबह 5 से 6 बजे की लाइव बच्चों मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइव होने वाला है सुबह 5 से 6 बजे का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा सुबह सुबह, तो भाई उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। चलो अब बच्चों ने वीडियो लाइक कर दिया होगा, आप पहुंचते हैं अपने 31वें क्वेश्चन पे। क्या है हमारे 31वां क्वेश्चन? आर्यन और बब्बन की मासिक आय का अनुपात 3:4 है। उनका मासिक व्यय 5:7 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 15,000 प्रति माह बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान देना बच्चों, बब्बन, आर्यन और बब्बन की आय का अनुपात 3:4 है, मतलब ये आर्यन का 3 है और बब्बन का 4 है, और उनका मासिक व्यय मतलब खर्चा उसका इतना है। ठीक है, तो भाई अगर आय को हमने माना क्या भाई, आय को हमने माना x, ठीक है, और व्यय यानी खर्चा को हमने माना y, उसके बाद वो बचा कितना लेते हैं? 15,000 बचा लेते हैं। तो अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं कि मान लो आप एक इनकम कमाते हो, ठीक है, मान लो आपने कमाया 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये कमाया, उसमें से आपका एक्सपेंस हुआ 30 रुपये। कितना भाई? आपने महीने में 30 रुपये खर्च कर दिए, तो आपका जो सेव हुआ यानी जो आपका बचत हुआ 70 रुपये होगा। इसका मतलब इनकम में से अगर हम एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारा सेविंग आ जाएगा ना? समझ में आया बच्चों? अगर इनकम में से मतलब 3x से, मतलब इसको हमने x माना है उसको y माना है, 3 में से अगर 5 हम घटा देंगे तो हमारा सेविंग आ जाएगा। मतलब इसमें से इसको माइनस किया हमने तो हमारा क्या आ गया बच्चों? बचत आ गया, सेविंग आ गया। इसी प्रकार से सेविंग और एक्सपेंडिचर को हम प्लस कर देंगे, जितना हमने सेव किया और जितना हमने खर्च किया इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा इनकम आ जाएगा। समझ में आया? दोबारा समझाऊं इस चीज को? समझा देता हूं। मान लो आपकी इनकम है 100 रुपये, ठीक है, आपका एक्सपेंस यानी एक्सपेंडिचर है 30 रुपये और आप सेव कर लेते हो 70 रुपये, ठीक है, यानी इनकम में से जब आपने 30 घटाया मतलब 30 रुपये खर्चा किया तो आपका सेविंग आ गया। यानी अगर इनकम में से यानी 100 में से मैं 30 घटा दूं तो ये मेरे सेविंग के बराबर हो जाएगा, मतलब कितना मैंने सेव किया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं 70 + 30 कर दूंगा तो मेरा इनकम आ जाएगा ना? इनकम तो आ जाएगा। अगर मैं सेविंग और एक्सपेंडिचर को प्लस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि भाई आर्यन का क्या हो जाएगा बच्चों? 3x, ठीक है, इतना कमाता है जिसमें से वो 5y उड़ा देता है, ठीक है, उड़ाने के बाद 15,000 रुपये उसके बच जाते हैं। बब्बन क्या करता है? 4 रुपये कमाता है और 7 रुपये उड़ा देता है, उसके बाद भी यार 15,000 बचा लेता है ये। ठीक है, ये 2 इक्वेशन हमारे बन चुके हैं। इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर हमारा निकल जाएगा। समझ में आ गया ना बच्चों कैसे हमने इनकम और एक्सपेंडिचर को सेविंग के इक्वल कर दिया है? भाई इनकम जितनी होगी उसके बाद हम खर्च करेंगे तभी तो हमारा सेविंग निकलेगा। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे और इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। यह मैंने आर्यन की आय 3k माना है और बब्बन की आय मैंने 4k माना है, के लिए, और y का जगह मैंने m ले लिया है। तो आर्यन का खर्च हमारा 5 में m और बब्बन का खर्च 7 m। तो 3k - 5m हमारा 15,000, ये इक्वेशन 1 है, और 4k - 7 हमारा ये हो जाएगा। अब 2 में से हम 1 को घटा देंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? 6m माइनस का 50 5m, तो m बराबर हमारे 15,000 आ जाएगा। तो m यानी y बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों? 15,000। तो k इक्वल में 2m, तो k इक्वल में 2m यानी 30,000। तो भाई k हमारा क्या आ गया बच्चों? k हमारा आ गया 30,000। तो आर्यन की आय 3k करेंगे तो k हमारा कितना है? 3,000। तो 3 × 30,000 तो 90,000 बंदा कमाता है आर्यन, और ये 4k है तो भाई 4 × 30,000 तो ये 1,20,000 कमाता है हमारा बब्बन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आगे क्या था?
तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो बस मासिक आय ये 90,000, ये 1,20,000। जहाँ खर्च आर्यन 5M करता है यानी 75,000 खर्च करता है, बब्बन 7M यानी 1,05,000 खर्च करता है। तो भाई आप खुद देख लो, इसमें से 75,000 खर्च करेगा तभी तो 15,000 बचेंगे, और ये 1,20,000 में से 1,05,000 खर्च करेगा तभी तो उसके पास 15,000 बचेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? आगे बढ़ेंगे। 32वां क्वेश्चन देखे, 5 नंबर का क्वेश्चन है 32वां। 32वां क्वेश्चन देखे क्या? बहुत इजी क्वेश्चन था ना बच्चों ये। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बच्चों बहुत अच्छा था, मक्खन क्वेश्चन था। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। बोलो जल्दी से। बिल्कुल 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 जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर क्वेश्चन समझ में आ गया। 32वें क्वेश्चन पे पहुंचो आप, 32वें क्वेश्चन पे पहुंचो। एक बच्चा कह रहा है कि अब कमबैक होगा। भाई कमबैक करो, फर्स्ट आओ सेकंड आओ। कल का पेपर बच्चों जैसे ही आपका होता है वैसे ही कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका पेपर कैसा गया है। और अभी जो 4 बजे का लाइव आएगा उस लाइव को मिस मत करना। उसके बाद शाम को 6 बजे का लाइव भी मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइव होने वाले हैं वो सारे। चलो 32वां क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समीकरण प्रणाली को ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। चलो भाई इस क्वेश्चन का मैं आपको बहुत आसान विधि बताता हूं। देखो एक इक्वेशन बच्चों आपका ये है, एक इक्वेशन आपका ये है, ठीक है। 2 इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों। सबसे पहले x को 0 रखो तो y की वैल्यू निकल जाएगी, फिर y को 0 रखो x की वैल्यू निकल जाएगी। करके बताऊं क्या? करके बताता हूं। इसको हम अच्छे से करके बताते हैं और आपको मजा भी आएगा इस क्वेश्चन को समझने में। चलो बच्चों कुछ इस प्रकार है। और यहाँ पे अगर हम पहले का हम क्या निकालेंगे? x और y निकालेंगे, और इसका भी x और y निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल। चलो यहाँ पे अगर हम x को 0 रखते हैं तो y हमारा 6 आ जाएगा। दो गुणा 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, y हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर बच्चों यहाँ हम 0 रखते हैं तो 2x बराबर में 6 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसको जब 0 रखा तो ये 3 आ गया। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ का सॉल्व करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अरे 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 ये चीज़ बच्चों आपको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाते हैं, इस वाले को देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 2x माइनस वाई माइनस 2। तो भाई इसको हम 2 को यहाँ भेज देते हैं तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2x माइनस का y बराबर का 2। अब देखो यहाँ पे अगर हम 2x पे यहाँ पे अगर हम x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का y बराबर में 2, यानी माइनस का 2 आ जाएगा। y का वैल्यू आ जाएगा ना बच्चों, क्योंकि ये माइनस यहाँ चला जाएगा। उसी प्रकार जब हमने इसको 0 रखा, y को 0 रखा तो 2x बराबर में 2, x हमारा यहाँ आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 हमारा निकल चुका है। और हमें 3 निकालना होता है। ग्राफ बनाने के लिए 3 ही निकालना होता है ना बच्चों। क्वेश्चन में यही बोला है ना, रेखा द्वारा बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, इसको भी ध्यान देना। ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन बच्चों ये दे रखा है, एक इक्वेशन आपका ये दे रखा है। इन दोनों को एक दूसरे से प्लस कर दो तो 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का y और माइनस का y, तो ये हमारा गया कट। ठीक है, और ये इधर आके प्लस का 2 गया था, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। तो x बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों? 4 दूनी 8। तो x हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। उसी प्रकार हम किसी में भी इसको रख देते हैं। मान लो हमने इसमें इसको रख दिया तो 2x में रखेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, और ये आ गया 4, और ये प्लस का y, और ये बराबर का 6। तो y भी हमारा कितना आ गया बच्चों? 2 आ जाएगा। 6 - 4 2। तो ये हमने कैसे निकाला बच्चों? ये हमने एक निकाला हमने इक्वेशन से। तो ध्यान रखना, पहले आपको क्या करना है, मैं स्टेप बता दूं आपको। पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल इजी तरीका। सबसे पहले आप y को 0 रखो, y बराबर में 0 रखो, उसके x बराबर में 0 रखो, उसके बाद y बराबर में 0 रखो। दोनों ही इक्वेशन में आपके 2 पॉइंट निकल जाएंगे।
उसके बाद आपको इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देना है या फिर माइनस कर दो। जो वैल्यू निकलेगी, दो वैल्यू निकली x की, दो निकली y की, दो निकली x की, दो निकली y, इसको चारों में डाल देना। ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा यहीं पे आपका ये इंटरसेक्ट होगा। क्या बोला मैंने? ये जो पॉइंट आएगा ना वहीं पे ये इंटरसेक्ट होने वाला है। चलो अब मैं आपको बना के दिखाऊं कैसा ग्राफ बनेगा। मान लो एक मैंने ये ग्राफ का बनाया, यहां पे मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये भाई 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा है ना, कुछ ऐसा है। उसके बाद ये भी 1 है, ये भी 2 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, इसके बाद ये आगे जा 6 भी था ना इसमें, ये 6 है। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है। उसके बाद ये भी माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है। आप देखो पहला हमारा क्या था इसमें का, पहला तो हमारा x हमारा 0 है और y 6 है। x हमारा 0 है और y 6 है। ठीक है, क्या है, x हमारा 0 है और y हमारा क्या है बच्चों 6 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, x हमारा 3 है और y हमारा 0 है। x हमारा 3 है और y हमारा क्या है 0 है। ठीक है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस लाइन को हम यूं जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, देखो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल में 6, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, x हमारा 0 है और y हमारा -2 है। तो इसको हम करते हैं येलो से, ये हमारा माइनस येलो हो जा, येलो हो जा, हाँ ये हमारा क्या है बच्चों, ये माइनस का 2 है। येलो क्या, ब्लैक करते हैं इसको ना, ये हमारा क्या है माइनस का 2 है और ये 0 है। उसके बाद y x हमारा 1 है तो y हमारा 0 है, x हमारा 1 है तो y हमारा 0 है और एक 2 पे आ जाएगा। तो ये 1 से क्या था दूसरा, x हमारा 1 है और y 0 है, तो यहाँ ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बचेगा बच्चों आपका 2। ठीक है, ये -1 से, ये -2 से चला और 1 से होते हुए गया। तो देखो यहां से यहां तक कितना है, 2 है, और यहां से यहां तक भी क्या है बच्चों 2 है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है बच्चों, यहां अगर देखो तो भाई ये बेस इसका कितना है, ये बेस इसका कितना है, ये 2 है, और ये क्या बना रहा है बच्चों, एक ट्राइंगल बना रहा है, और ये ट्राइंगल कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो भाई इसका क्या क्षेत्रफल होता है बच्चों, 1/2 बेस इंटू में हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। 1/2 हाइट आपका 2 है और बेस भी आपका 2 है, 2 से 2 गया तो 2 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से अगर हम देखें, इसको मैंने आपको समझाया है, दोनों रेखाओं और x माइनस द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो समीकरण क्या है, 2x ये है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे और ये आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ ये प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पे ये प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है। इस तरीके का ग्राफ बनाओगे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट में इसका क्या कर दोगे, फॉर्मूला लिख दोगे, 1/2 गुणे में 2 × 2 आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर यूनिट्स, यानी इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। लास्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला था ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। ग्राफ का बना दिया, लास्ट में अगर आप ये भी भूल जाते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन 3 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब पहुंचते हैं अपने 32वें क्वेश्चन पे। क्या है, एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत गति करती है। अब भाई देखो, आप फॉर्मूला बताना मुझे, एक चीज का फॉर्मूला बताओ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी समय का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। इसी क्वेश्चन को करूंगा मैं और आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। टाइम का फॉर्मूला बताओ। जो जो बच्चा अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो।
ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो। बिल्कुल 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 सही बोला आपने। क्या होगा बच्चों, जल्दी जल्दी, हाँ हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो, एक रेलगाड़ी है जो कि 63 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत गति से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी, क्या बोला बच्चों, 72 किलोमीटर की दूरी अपनी मूल गति से 6 किलोमीटर घंटा अधिक की औसत गति से तय करती है। यदि पूरी यात्रा पूरी करने में उससे 3 घंटे लगते हैं तो मूल औसत गति क्या है। अब देखो, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब भाई अगर हम देखें इसको, ध्यान से देखें इसको और बहुत अच्छे से करना चाहें तो भाई इसकी एवरेज स्पीड तो हमें पता ही नहीं है, एवरेज स्पीड, तो इसको हमने मान लिया x। ठीक है, अब भाई टाइम निकालना है हमें, क्या निकालना है, तो मूल औसत गति क्या है, मतलब पहले तो टाइम निकालना ही पड़ेगा ना। भाई डिस्टेंस पहला क्या है, 63। ठीक है, ये हमारा टाइम 1 है जब हमने पहला निकाला, तो भाई और इसके अपॉन में स्पीड जो कि हमने x मान रखा है। अब कह रहा है भाई दूसरी बार जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है 72 किलोमीटर। कितना ले रहा है, 72 किलोमीटर, लेकिन वो 6 घंटे का मतलब 6 किलोमीटर घंटा अधिक की औसत गति से तय करती है, मतलब 6 घंटा ज्यादा, यानी x + 6, मतलब इसमें हम स्पीड में 6 प्लस कर देंगे तभी तो वो चीज रिलायबल होगी। ठीक है, अब इसको करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे का टाइम लग रहा है। कितना टाइम, 3 घंटे का टाइम लग रहा है। इसका मतलब टाइम 1 प्लस टाइम 2 करेंगे बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम 1 टाइम 2 हमारा 3 के बराबर हो जाएगा, 3 घंटे के बराबर में। तो टाइम 1 में हमारा क्या रहा, 63/x प्लस 72 प्लस x/6 बराबर में 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। आए समझ में, क्वेश्चन से ही बच्चों हमें आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो भाई देखेंगे क्या भाई, 63/v प्लस 72/v प्लस 6 इक्वल में 3। यह हमने औसत गति यानी एवरेज स्पीड को क्या ले लिया है बच्चों, v ले लिया है। दोनों ओर सेलर करने पे क्या होगा भाई, इसको हम करते हैं भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें एलसीएम लेके करते हैं, तो कुछ इस प्रकार होगा और कुछ इस प्रकार से। अब विस्तार करने पे 63v प्लस 378, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, फिर 3v को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखो 63v यानी इसको और इसको प्लस करेंगे तो कुछ ये आएगा और 378 आएगा और 3v स्क्वायर 18v, इस v को यहाँ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ पे, v स्क्वायर माइनस 39v माइनस 126। अब इसको एक फॉर्मूले में लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले में हम रखेंगे। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि हमें abc निकालना है और abc हमें यहाँ पे मालूम ही नहीं है, तो इसको हमने क्या माना, a, इसको माना b, इसको माना c माना हमने। ठीक है, ये 1 है, ये 39 है, ये 126 है। ठीक है, ये 39 हमारा माइनस का होगा, ये 126 भी हमारा माइनस का ही होगा। अब द्विघात समीकरण के मूल निकाले तो a हमारा 1 है, b हमारा -39 है और c हमारा 126 है। तो भाई b हमारा क्या है 39, तो 39 का स्क्वायर माइनस का 4 × 126 माइनस का, और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 39 का जब हमने स्क्वायर किया तो 1521 आया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 504 आया और भाई इसको निकाला 2025 आया। अब भाई 2025 आया तो ये भी क्या होता है बच्चों, ये भी हमारे रूट में ही होता है। तो 2025 को जब हमने रूट किया तो हमारा 45 का रूट आ गया। ठीक है, अब अगर हमारा 45 आया है, ठीक है, अब हमारा 45 आया है तो क्या करेंगे, v बराबर में b प्लस माइनस क्या होता है भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac, पता होगा ना आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब भाई b स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारा निकल चुका है बच्चों। ठीक है, वो क्या निकला है हमारा 45, ठीक है, बटे का 2। ठीक है, अब देखो यहां जब मैंने सॉल्व किया तो 39 प्लस 45 बटे 2 किया तो 84/2, ये हमारा 42 आ गया। वही 39 माइनस 45/2 किया तो ये -3 हो गया। और भाई कभी भी गति जो होती है, जो स्पीड होता है, वो कभी भी नकारात्मक तो नहीं होता ना, वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। इसलिए 42 किलोमीटर/आवर हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम सीधा ही आगे बढ़ते हैं। और भाई अभी तक जो जो बच्चा लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करो जल्दी से। क्या कर रहे हो बच्चों,
वीडियो को लाइक करो, उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने 33 क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, फिर करते हैं 33 क्वेश्चन नंबर, 33 क्वेश्चन नंबर, 33 क्वेश्चन नंबर, 33 क्वेश्चन नंबर। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाओ, कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को। चलो 33 नहीं कर रहा क्योंकि आपने लाइक नहीं किया है, अब सीधा ही हम 34th क्वेश्चन करेंगे। मैं 33 आपको नहीं करवाने वाला, 33 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेकिन आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, इसलिए मैं वो नहीं करवाऊंगा। 34th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है? एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलनाकार खोल इस प्रकार काट लिया जाता है कि शंकु तथा बेलन के आधार संकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल के पदों में ज्ञात कीजिए। करें क्या बच्चों? करें क्या? करें क्या? करें क्या? करते हैं ना। अब देखो मैं डायग्राम आपको बनाता हूं। एक आपका क्या बनाया बच्चों? शंकु। एक आपका मैं शंकु बनाता हूं जो कुछ इस प्रकार से आपका शंकु बना हुआ है। इसकी हाइट, अगर इसकी हाइट देखिए तो हाइट कितना दे रखा है बच्चों? 6 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक हमारा 6 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद क्या बोला है? तथा कितना त्रिज्या है? 12 सेंटीमीटर, मतलब इस गोले से यहां तक कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? इसमें बेलनाकार एक मतलब एक सिलेंडर बनता है, इसमें बनाते हैं। एक इसके अंदर बच्चों सिलेंडर बना दिया हमने जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? 4 है। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है? 4 है। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है? सकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल के पदों में ज्ञात कीजिए। अगर बच्चों हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई कोण में सबसे पहले भाई स्लाइंट हाइट होता है, मतलब एल की जरूरत होगी हमें, पाई आर एल होता है। तो भाई इसमें एल हमें पता है, एल तो नहीं पता लेकिन हमें एच और आर पता है। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? एल स्क्वायर बराबर में क्या होता है? अगर एल का स्क्वायर है, स्क्वायर को हम यहां भेजते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर, ये हमारा स्लांट हाइट होता है। अब भाई एच का स्क्वायर हमारा क्या है बच्चों? 12 का स्क्वायर यानी 144, 6 का स्क्वायर यानी 36 रूट का। ठीक है, ये हो जाएगा रूट 180। एल हमारा क्या आ जाएगा? रूट 180। और इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं बच्चों? रूट 20, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 दूनी, हाँ 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 180 हमारा आ जाएगा। या तो फिर आपका हो सकता है 6 से भी हो सकता है ना, 6 6 36, 36, ये आपका हो सकता है 6 6 36 इंटू में 5, 36 इंटू में 5 करते हैं तो क्या आता है? हाँ, ये आपका 3√2 या 6√5 भी आपका हो सकता है। ये दो आंसर आपके आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया इतना? ये हमारा स्लांट हाइट था, ये हमारा एल था। ये अगर आपको समझ में आ गया, भाई एग्जाम है बच्चों कल आपका, थोड़ा सीरियस हो जाओ। इन क्वेश्चन करो, गेम में खेलते रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये हमारा एल निकल चुका है। ठीक है, अब एल निकल चुका है हमारा, अब एल निकल चुका है तो अब हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। किसका? शंकु का, यानी कोण का निकालना है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, इस डायग्राम को बने रहने देते हैं, इसलिए मैं पूरा नहीं मिटा रहा। ठीक है, मिटा दिया मैंने। अब देखो इस शंकु का हमें क्या निकालना है बच्चों? क्या निकालना है जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिल्कुल कर्व सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो ये चीज निकालना है ना, ये चीज निकालना है, ये चीज निकालना है, ये चीज निकालना है, ये चीज निकालना है, और ये भाई इतना कपड़ा लगने वाला है इसका। ठीक है, ये चीज निकालना है हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण पाई आर एल। पाई हमारा क्या है बच्चों? नहीं, आंसर तो हमें पाई में निकालना है ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि आंसर आपको पाई में ही निकालना है। क्या है आंसर? पाई के पदों में ही ज्ञात कीजिए। 34वें का आंसर क्या? पाई के पदों में ही हमें ज्ञात करना है आंसर। ठीक है, पाई तो रहने देना है। आर हमारा क्या है बच्चों? 12 है, क्योंकि भाई हम शंकु की बात कर रहे हैं, बड़े वाले की बात कर रहे हैं। एल हमारा क्या है बच्चों?
जल्दी बताओ एल क्या है, 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 बिल्कुल 3√20 हम ले लेते हैं, 6√5 हम नहीं ले रहे, 3√20 ले लेते हैं, आप दोनों ले सकते हो। तो 12 तिया 36 20 पाई, ठीक है। 36√20 पाई हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, अभी तो एक का ही आया है ना, हमारे इस कोण का आया है, हमारा तो पूरा पूछ रहा है, ये पूरा इसका सिलेंडर, इसके अंदर सिलेंडर है ना, उसका भी पूछ रहा है, ठीक है। अब निकालेंगे क्या बच्चों, एरिया ऑफ बेस निकालते हैं, मतलब इसका ये जो बेस है, ये जो गोला बन रहा है, ये गोला बन रहा है, इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। पहले हमने बाहर बाहर का निकाला है, अब ये जो गोला बन रहा है, एक गोला यानी वृत्त बन रहा है, वृत्त का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया यानी वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल 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 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ बेस निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर जो आपने बताया, ये नीचे गोला का, अब भाई इसमें भी हमें पाई में निकालना है। और ध्यान देखो, इस बड़े सर्कल को ही तो लेना है हमें, इस बड़े सर्कल, क्योंकि इसी का तो हम निकाल रहे हैं, इसी का हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, एरिया निकाल रहे हैं। तो भाई आर यानी आर कितना है हमारा यहाँ पे 12 है, यानी 144 पाई आ जाएगा। पहला हमारा क्या आ गया है 36√20 पाई, और दूसरा हमारा आ गया 144 पाई। अब इसमें क्या बच गया है, हमारा ये शंकु हो गया और ये हमारा सर्कल भी हो गया। अब लास्ट में हमारा एक सिलेंडर बच गया है। अब सिलेंडर का भी हमें क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया यानी CSA निकालना होगा। सिलेंडर का भी हम CSA निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। 2 तो हमारा है, पाई में ही हमें आंसर निकालना है। आर हमारा देखो, अब आर देखो रेडियस इसका कितना दे रखा था, अब यहाँ पे रेडियस हमारा 4 हो जाएगा, समझे। यहाँ घुमाता है आपको, ये जितने भी टीचर्स होते हैं ये यहाँ घुमा देते हैं आपको। और लास्ट में बच्चों इसका हाइट क्या होगा, हाइट इसका हो जाएगा 3, ठीक है। यहां से यहां तक का हाइट इसका हो जाएगा 3, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ था 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो 3, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 पाई आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब का ही हमें क्या निकालना था, कर्व्स, मतलब इन तीनों को प्लस कर दो। पहला 36√20 पाई और 144 पाई और 24 पाई, इन सबको जब प्लस करते हैं बच्चों तो आपका क्या आएगा, 168 प्लस 36√20 और ब्रैकेट में पाई हमने कॉमन ले लिया। तो इस प्रकार से बच्चों इसका भी आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों इस क्वेश्चन को समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला है आपका 35th क्वेश्चन है शायद ना, 35th क्वेश्चन ही है आपका। अगला आपका है 35th क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको करवाना हो तो शाम वाली लाइव में बता देना कि सर वो वाला क्वेश्चन करवा दो, तो मैं करवा दूंगा। अभी हम पहुंचते हैं 35th क्वेश्चन पे। चलो 35th क्वेश्चन क्या, अगर आप लाइक नहीं करोगे ना, मैं देखता हूं कि कितने लाइव हैं। अभी है 20 बच्चे लाइव देख रहे हैं, और 20 में से अगर मेरे पास लाइक नहीं आया तो मैं 35th क्वेश्चन नहीं कराने वाला, मैं 35th क्वेश्चन नहीं कराऊंगा अगर लाइक नहीं आया वीडियो पे। तो अभी हमारे वीडियो पे 36 लाइक है, जल्दी से 50 लाइक कर दो बच्चों। 50 लाइक कर दोगे तो मैं आगे आपको बताऊंगा, 35th क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। 35th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बारंबारता। अगर 50 लाइक पूरे नहीं हुए तो मैं सीधा ये 36 यानी केस स्टडी क्वेश्चन पे पहुंच जाऊंगा। क्या है देखिए जरा, ये रहा, क्या है, प्रकरण अध्ययन आधारित क्वेश्चन, केस आधारित क्वेश्चन पे मैं पहुंचूंगा। जल्दी से लाइक करो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वीडियो पे अगर लाइक बढ़ा तो मैं 35th क्वेश्चन कराऊंगा, लाइक नहीं बढ़ा तो नहीं कराऊंगा। जल्दी से लाइक करो, लाइक लाइक लाइक, जल्दी से लाइक करो बच्चों। लाइक 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 लाइक, 8 लाइक और कंप्लीट करो। आपके पास है 30 सेकंड का टाइम, अगर आपने पूरा कर दिया तो मैं करवाऊंगा आपको 35th क्वेश्चन, नहीं तो मैं 36 कराऊंगा सीधा।
20 सेकंड बचा है आपके पास, 50 लाइक करवा दो। अगर 50 लाइक नहीं होता है तो सीधा ही चलो 43 लाइक है। मैं 35th क्वेश्चन आपको अभी नहीं कराऊंगा, आप सीधा शाम वाले लाइव में आपको करवाऊंगा। अभी इंपॉर्टेंट है आपका केस आधारित। देखो भाई, केस आधारित क्वेश्चन जो कि आपके कितने मार्क्स के होते हैं? 4 मार्क्स के। बच्चों ये नंबर ना फ्री के होते हैं। मैंने क्या बोला? ये नंबर फ्री के होते हैं। बिल्कुल भाई, फ्री के क्यों? क्योंकि ये देखने के लिए तो भाई बहुत मुश्किल लगते हैं। 5 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन से भी मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये 1 नंबर से भी आसान होते हैं। चलो बताता हूं कैसे। देखो, एक कक्षा में शिक्षक प्रत्येक छात्र से समांतर श्रेणी का एक उदाहरण लिखने के लिए कहता है। 2 लड़के हैं, एक आर्यन है और एक रोशन है। आर्यन का क्या है भाई? आर्यन का कुछ इस प्रकार है और रोशन का हमारा कुछ इस प्रकार है के रूप में समांतर श्रेणी का उदाहरण लिखते हैं। अब शिक्षक अपने विभिन्न छात्रों से इस श्रेणी का निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। इंग्लिश में पढ़े इस क्वेश्चन को। In a class, the teacher asks every student to write an example of an AP. 2 boys, Aryan and Roshan, writes the progression. ये आर्यन का है और ये रोशन का है respectively. Now the teacher asks his various students the following question on progression. भाई AP का क्वेश्चन है, करें क्या? सॉल्व करते हैं। दोनों समांतर श्रेणी के सार्वंतर का योग ज्ञात कीजिए। Find the sum of the common difference of 2 प्रोग्रेशन। सम यानी प्लस करना है, दोनों का डी निकालना है, उसको प्लस करना है। अगर बच्चों रोशन का डी निकाले तो डी क्या होता है बच्चों? A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है बच्चों? माइनस का 2 है, माइनस का 5, ये प्लस का 3 हमारा आ गया। किसका भाई? आर्यन का तो आ गया +3। अब रोशन का निकालते हैं तो क्या होगा? 184 माइनस 87, तो ये हो जाएगा -3। तो भाई इन दोनों का क्या निकालेंगे? डिफरेंस। तो 3 प्लस माइनस का 3 यानी 0। तो इनका डिफरेंस क्या निकलेगा बच्चों? 0 निकलेगा। कितना आसान क्वेश्चन था। लगा आपको टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में? बिल्कुल भी नहीं लगाना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चों। अगला है फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। रोशन का ये है बच्चों 34 का मतलब A34, ठीक है। 34 का मतलब क्या? A34 यानी A प्लस 33D, ये हो जाएगा। अब भाई इसका A क्या है? रोशन का, रोशन बोला है ना, रोशन का A क्या है? 187 प्लस का 33 गुणे में D कितना है बच्चों? इसका प्लस का 3 है D। ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब जल्दी से सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा 187 प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा क्या? 100 200 287। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 34 टर्म आ जाएगा इसका 287। ओके चलो भाई, ये तो हमने 2 क्वेश्चन कर दिए हैं। मैं इसका आंसर भी आपको दिखाता हुआ चलता हूं। पहले का हमारा क्या है भाई? 3। रोशन का क्या हो जाएगा? -3। योग करेंगे तो 0 आ जाएगा। रोशन द्वारा लिखी गई एपी का 34वां पद हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 88 हो जाएगा। रोशन का, अच्छा रोशन का तो यार -3 था ना बच्चों। रोशन का अगर देखो तो इसका तो -3 था, तो मैंने +3 क्यों कर दिया? ये -3 है, तो भाई -3 गुणा में 99, तो 187 माइनस 99 हमारा 88 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा वैल्यू देख लेना बच्चों। प्लस माइनस में गलती अगर मैं कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हो, तो रीचेक जरूर करना। रीचेक करोगे तभी आप आंसर को ठीक कर सकते हो। अगला देखे क्या? अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है इसी का 3rd पार्ट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोला है, लास्ट टर्म नहीं बोला है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग 10 टर्म निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? S10 निकालना है ना। Sn का फॉर्मूला n/2 ना, ये वाला फॉर्मूला n/2, और उसके बाद है 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम पुट करके आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, तो Sn n/2 2a प्लस n-1d, तो S10 निकालना है हमें, तो 10/2 a हमारा क्या है बच्चों? 2 है, माइनस का 5, सॉरी 2 है हमारा, और a हमारा क्या है बच्चों? -5 है ना। आर्यन में देखें तो ये -5 ही है, ये देखें तो -5 है। ठीक है, उसके बाद 9, और इसका जो डिफरेंस आया था वो +3 था, तो भाई इसको हमने इससे काटा तो 5 बच गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -10 हुआ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 27 हुआ। 27 में से 10 किया तो कितना बच गया?
17 बच गया और 17 पंजे 85, इसका आंसर आ गया। अब इसी का और पार्ट था, समांतर श्रेणियों के किस पद का मान समान होगा, ये हमें बताना है। तो करेंगे, मानते हैं n पद पर समान होगा, तो an मतलब इसके n बराबर उसके n कर देंगे, तो भाई n 3n हो जाएगा आर्यन का 3n माइनस 8, और वहीं रोशन का जब निकालेंगे तो क्या जाएगा, n प्लस m हमारा हो जाएगा 66। इसका मतलब nवें पद और दूसरी एपी के mवें पद तभी समान होंगे जब n प्लस m 66 होगा। जैसे उदाहरण n हमारा 30, m हमारा 36। तो ये हमारा आंसर बच्चों कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। मैं इसको एक और तरीके से आपको समझा देता हूं। देखो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। इसमें हमें क्या निकालना है, an निकालना है, an ऑफ रोशन, रोशन का n और an ऑफ आर्यन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला लिखो आप, a प्लस n माइनस 1d बराबर का a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये फॉर्मूले में आपने लिखा। ठीक है, अब देखो इसमें आर्यन का a क्या था, माइनस का 5, ठीक है, प्लस का n तो हमें निकालना ही है माइनस का 1, और d क्या था इसका, प्लस का 3, तो ये हमारा निकल गया 3n माइनस का 8। सेम अगर हम इसमें देखें तो इसके बराबर में क्या निकल गया, n m 66। जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया, बराबर में रखकर सॉल्व किया, तो n प्लस m हमारा 66 आया। ठीक है, इसका मतलब अगर हम दो पार्ट में करें तो इसको हम जब विभाजित करते हैं दो पार्टों में, तो या 30-36 हम कह देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब 37वां देखते हैं। सर्दियों की छुट्टी में 10वीं कक्षा के छात्रों को एक समूह पिकनिक पर जाता है। तीन दोस्त अमन, कीर्ति और चाहत की स्थिति को बिंदु PQR द्वारा दर्शाया गया। अब भाई देखो इसका हम लिखते हैं, भाई पॉइंट्स को लिख देते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लो, इसके पॉइंट्स को हम लिखते हैं। भाई पहला तो हमारा x आएगा तो 2 आएगा, और ये हमारा क्या है 5, 3 लग रहा है ना, ये हमारा 2 और ये 5। ठीक है, 2 और 5 हो गया। q हमारा क्या होगा, 4 और 4, 4 और 4, और r हमारा क्या होगा, 8 और 3, 8 और 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो फाइंड द डिस्टेंस पर है यार, एक नंबर का क्वेश्चन दिया है, डिस्टेंस फाइंड करना है p और r में। तो p और r ये है, इसका फॉर्मूला लिख दो आप, साफ सीधी बात। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए तो यहाँ पे x2 क्या है बच्चों, 8 माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर, और 3 माइनस का 5 यानी माइनस का 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो यानी 2 का स्क्वायर। तो ये 36 प्लस 4 40 आंसर। क्या मक्खन दिया क्या आंसर, मैंने क्या बोला बच्चों, ये बहुत इजी होते हैं, केस आधारित क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, यूं मक्खन की तरह इनके आंसर निकल जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारा हो गया। आपको देखो, इज क्यू द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, जस्टिफाई बाय फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अब देखो पी आर का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला भाई पहला x के लिए क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन का 2, और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन का 2, और x1 और प्लस x2 क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10/2 यानी 5, और ये 3 प्लस 5 यानी 8 यानी 4। तो भाई 5 और 4 आ रहा है, इसमें तो 4 और 4 है, तो ये मिड पॉइंट नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन, आप भी सोच रहे हो यार क्या मक्खन दिया है क्या सर आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं मक्खन वाले, बिल्कुल समझे कि नहीं समझे तुम लोग। अब देखो लास्ट का जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं क्या बोला है। फाइंड द पॉइंट x एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड q। x एक्सिस पे बोल रहा है, x एक्सिस पे बोल रहा है, कुछ इस तरफ बोल रहा है हमारा। ठीक है, x एक्सिस पे बोल रहा है। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर है मुझे आप कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर क्या होगा। हम सीधा ही पहुंचते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आपका 38 क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लो, 38 क्वेश्चन क्या बोला है। इंडिया गेट फॉर्मरली नोन एज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड नियर कर्तव्य पाथ, फॉर्मरली राजपथ। ये हु गेव दिस 42 meter tall structure was designed by Sir Edwin Lutyens in the style of Roman triumphal archers. A student Shreya of height of 1 meter visited India Gate as part of her study tour. चलो मैं इसका मतलब समझाऊं भाई। एक क्या है,
यहाँ पे एक यहाँ मान लो ये 42 मीटर का हमारा इंडिया गेट है, ये हमारा 42 मीटर का इंडिया गेट है। वहीं एक लड़की यहाँ खड़ी है जिसकी हाइट अगर मैं दिखाऊं, जिसकी हाइट क्या है बच्चों, 1 मीटर की है, ये 1 मीटर की है। तो इसका आंख जाहिर सी बात है कि यहाँ पे होगा, तो इसी आंख से तो देखेगी। इसका मतलब 42 मीटर हमें तो गुमराह करने के लिए है। ठीक है, ये लड़की तो यहाँ से देखेगी ना, यहाँ से देखेगी, इसका मतलब 1 मीटर यहाँ पे है। तो मेन साइज देखे तो ये हमारा 41 मीटर हो जाएगा। अगर यहाँ से कुछ भी लड़की देखेगी तो ये 41 मीटर हो जाएगा। बस आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कितना मीटर है। अब अगला क्वेश्चन देखें, अब ए पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। What is the angle of elevation from Shreya's eye to the top of India Gate if she is standing at a distance of 41 meter away from the India Gate? श्रेया की आंख से इंडिया गेट के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है यदि वे इंडिया गेट से 41 मीटर की दूरी पर खड़ी है? चलो बताऊं। अगर देखो ये क्या है, ये है 41 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये जो है ये 41 मीटर की दूरी पर है और ये भी 41 है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है बच्चों, ये एंगल निकालना है, ये थीटा निकालना है। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या बच्चों, फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे साइन लेते हैं, कॉस लेते हैं या टेन लेते हैं, जल्दी बताओ। बिल्कुल, यहाँ लेते हैं हम टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, पी बाई बी। और यहाँ देखो पी क्या है हमारा, पी हमारा क्या है 41 और बी भी हमारा क्या है 41। तो 41 से 14 गया तो 1 आया, तो टेन थीटा बराबर में भाई टेन थीटा मतलब कब कौन सा ऐसा एंगल होता है जहां पे टेन की वैल्यू 1 आए और कौन सा एंगल वहां बनता है। तो भाई टेन 45 डिग्री पे देखिए तो भाई 1 बनता है हमारा टेन 45 डिग्री से, तो टेन से टेन गया, थीटा हमारा आ गया 45 डिग्री। समझ में आया बच्चों, थीटा हमारा 45 डिग्री आ गया। इसी का हम अगला पार्ट करें क्या, मिटा देता हूं इसको। ठीक है, ये डायग्राम नहीं मिटाएंगे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम तो नहीं मिटाएंगे भाई साहब, अरे मिटा देंगे डायग्राम भी, डायग्राम बनने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब आपको चल गया ना पता कि इसको 41 लेना है क्योंकि वो 1 मीटर लंबी है, इसको 41 लेना है। आगे देखो क्या है क्वेश्चन, इफ श्रेयस ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट टू बी 60, देन हाउ फार इज द शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट। बहुत बहुत मस्त है भाई, इसमें थीटा दे रखा है बच्चों, इसमें हमें एक्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो देखें जरा, अगर मैं देखूं तो भाई यहां से इसको जोड़ता हूं तो ये कितना डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। ठीक है, ये हमारा 41 है, ये हमारा क्या है 41 है। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, टेन सिक्सटी। ठीक है, तो P बाई बी होता है और हमें निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, P तो हमारा दे ही रखा है, B निकालना है हमें। तो भाई P हमारा कितना है 41 है और इसको हमने मान लिया x मान लेते हैं, तो इसको हम मान लिया x। ठीक है, 1060 हमारा क्या होता है बच्चों, √3 के बराबर होता है। ठीक है, और ये 41 अपॉन x, ये क्या हो जाएगा √3x बराबर का 41 हो जाएगा ये। तो x बराबर में क्या आ जाएगा 41 अपॉन √3, जस्ट आंसर हो गया आपका 41 √3 आपका x आ जाएगा आंसर। तो मतलब इतनी दूरी पर वो खड़ी है। ठीक है, इतनी दूरी पर वो खड़ी है। यहां से अगर हम आंसर में दिखाऊं आपको 38 का, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन जब 60 डिग्री है तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 41 मीटर और डिस्टेंस हमने क्या लिया x लिया, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मैं सिर्फ सी पार्ट ये वाला पार्ट बताऊंगा, ये लास्ट वाला पार्ट आपको नहीं बताऊंगा। तो क्या है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब लड़की यहां खड़ी थी। ठीक है, यहां खड़ी थी लड़की, उसके बाद क्या हुआ उसको देखो, ये कितने एंगल पे खड़ी थी 45 डिग्री पे ये खड़ी थी, लेकिन ये बोलती है कि भाई 45 से मैं चली गई 30 डिग्री पे, मतलब 45 से ये 30 डिग्री पे चली गई। ये 41 है, ये 41 है, ये हमारा कितना है 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। When she move from distance back from the original position, find the distance she moves back। अब भाई यहां से ये इसको मान लेते हैं, इतनी दूरी को हम x मान लेते हैं, यानी 41 प्लस x करेंगे तो ये पूरी दूरी निकल जाएगी। अब हमें निकालना है क्या बच्चों, 1030 से निकालना है ना। तो भाई 1030 से निकाले 1030 डिग्री, क्या निकालेंगे 1030 डिग्री, 30 डिग्री। P बाई बी होता है, P हमारा क्या है परपेंडिकुलर 41 है
और b हमारा क्या है बेस 41 प्लस एक्स, क्योंकि यहां से वो यहां चली गई, तो 41 प्लस एक्स। tan 30 हमारा कितने के बराबर होता है यहाँ पर जल्दी बताओ, tan 30 हमारा कितने के बराबर होता है, बिल्कुल 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 करेक्ट, आपने पढ़ रखा है, इसका मतलब 1/√3। तो 41/41 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 41, ये क्या हो जाएगा 41√3 बराबर का 41 प्लस का x। इसको हम यहाँ भेज देंगे तो x बराबर में क्या आ जाएगा 41√3 माइनस का 41, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे 41 कॉमन, ये √3 माइनस का 1 हमारा आ जाएगा आंसर। तो x क्या भाई कितना मूव करती है वो 41 गुणा में √3 माइनस का 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये आंसर, ये कौन सा आंसर था, ये थर्ड का आंसर ना, ये रहा 41 गुणे में √3 माइनस का 1। चलो लास्ट क्वेश्चन में करवाऊं कि आपको, चलो करवा ही देता हूं। If Shreya moves to a point which is at a distance of 41/√3 from India Gate, then find the angle of elevation made by her eye to the top of India Gate। चलो अब यहाँ पे हमारा क्या पूछ लिया, थीटा पूछ लिया है, थीटा पूछ लिया, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारा क्या पूछ लिया है, थीटा पूछ लिया है, ये हमारा ये वाला पूछा है, ये हमारा 41 मीटर है, ये हमारा कितना है बच्चों 41 मीटर है, लेकिन इसने क्या बोला है पॉइंट विच डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बोल दिया है 41/√3, ठीक है। जो हमारा क्या था बच्चों, यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे पहले क्या था, सिर्फ 41 था, अब 41/√3 कर दिया है। अब हमें निकालना है थीटा, तो tan थीटा हम निकालेंगे बराबर का क्या हो जाएगा 41/41/√3। क्यों भाई, परपेंडिकुलर यानी P बटे बेस, बेस हमारा क्या है नीचे वाला है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला ऊपर चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा 41√3/41, इससे ये कट जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा √3। अब √3 कितने एंगल के बराबर होता है, तो 60 डिग्री के बराबर होता है, तो tan थीटा बराबर का tan 60, यहां से tan से tan कटा, थीटा बराबर में 60 डिग्री। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों, क्योंकि इसके आधे घंटे बाद फिर एक वीडियो और लाइव आने वाली है, जहां मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं। तो चलो बच्चों अगले लाइव में मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइव होगा, तो उस लाइव को बिल्कुल भी मिस मत करना।